नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति की नब्ज टटोल रहे हैं और खास तौर पर जो 2025 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारे पास अब्दुल्ला मंसूर का एक दिलचस्प विश्लेषण है। शीर्षक है बिहार 2025, मुस्लिम राजनीति से पसमानदा दावेदारी तक। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि बिहार में दशकों पुरानी जो मुस्लिम वोट बैंक वाली सोच थी वो कैसे बदल रही है और उसकी जगह अब ये पसमानदा पहचान, उनकी हिस्सेदारी, ये सवाल कैसे ज्यादा अहम होते जा रहे हैं। ये बदलाव क्यों आ रहा है, इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल में बिहार चुनाव का पहला चरण हुआ 121 सीटों पर। एक चीज बड़ी साफ दिखी, जबरदस्त वोटिंग हुई और खासकर उन इलाकों में जहां पसमानदा आबादी ज्यादा है। विश्लेषण तो इसे सिर्फ वोटिंग नहीं कह रहा ये एक तरह का गेम चेंजर ऐलान है, दशकों से दबी आवाज का। क्या वाकई जमीन पर कुछ बदल रहा है? बिल्कुल। ये जो आप देमातेमी देख रहे हैं ना, ये कोई अचानक से नहीं हुआ है। इसकी एक पृष्ठभूमि है, काफी पुरानी और दिलचस्प भी। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, आजादी से भी पहले। तब का माहौल सोचिए, एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रवाद था, हाँ, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का अलगाववाद, वो द्विराष्ट्र वाला सिद्धांत। बिल्कुल। इसी माहौल में आसिम बिहारी और अब्दुल कयूम अंसारी जैसे कुछ बड़े नेता उभरे। उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाई। ये कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से बुनकरों यानी पसमानदा समाज के हक की बात करती थी, उनके रोजगार, उनकी तालीम, सामाजिक बराबरी। अच्छा। और ये सीधी चुनौती थी मुस्लिम लीग की राजनीति को, क्योंकि मुस्लिम लीग की राजनीति ज्यादातर अशराफ, मतलब जो खुद को ऊंची जाति या विदेशी मूल का बताते थे, उन मुस्लिम समूहों के इर्द गिर्द थी। अब्दुल कयूम अंसारी का तो एक बहुत मशहूर बयान है उस जमाने का। वो कहते थे, जिस जगह मोमिन यानी बुनकर रहते हैं वही उनका वतन है, वही उनका पाकिस्तान है। हमें किसी अलग पाकिस्तान की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो उस दौर के हिसाब से काफी क्रांतिकारी बात है। बिल्कुल। और उनका फोकस एकदम साफ था, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक बराबरी। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का साथ दिया, पाकिस्तान बनाने का विरोध किया। तो कह सकते हैं कि पसमानदा आंदोलन की जो शुरुआती जड़ें हैं वो राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय में काफी मजबूती से जुड़ी थी। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है कि आजादी से पहले पसमानदा समाज का इतना बड़ा हिस्सा राष्ट्रवाद के साथ खड़ा था। फिर आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ, ये धारा कमजोर कैसे पड़ गई और राजनीति, जैसा आपने कहा, अल्पसंख्यकवाद की तरफ कैसे मुड़ गई? हाँ, ये एक बहुत अहम मोड़ था। देखिए, 1946 में चुनाव हुए। हाँ। मुस्लिम लीग को मुस्लिम सीटों पर जबरदस्त जीत मिली। मोमिन कॉन्फ्रेंस थोड़ा पीछे रह गई। अब इसकी वजह भी थी। एक तो उस जमाने में वोट डालने का हक सबको नहीं था। सही। ज्यादातर अमीर या पढ़े लिखे, मतलब अशराफ तबके तक ही सीमित था। और दूसरी बात, बेचारे गरीब पसमानदा उम्मीदवार, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा, संसाधन कहाँ से आते? लेकिन देखिए, चुनाव हारने के बावजूद मोमिन कॉन्फ्रेंस ने एक काम जरूर किया था। उसने पसमानदा समाज को एक आवाज दी थी, एक पहचान दी थी। कैबिनेट में भी प्रतिनिधित्व मिला था। तो वैचारिक जीत तो थी, पर आजादी के बाद समीकरण बदले। मुस्लिम लीग के कई बड़े नेता वो कांग्रेस में आ गए। बिहार में भी ऐसा ही हुआ। जफर इमाम, मजहर इमाम जैसे कई नाम हैं। अच्छा। और धीरे धीरे राजनीति का जो फोकस था वो माइनॉरिटी इश्यूज पर शिफ्ट हो गया। लेकिन इस मुस्लिम पहचान के नाम पर असल में अशराफ वर्ग का दबदबा कायम हो गया। मतलब नाम मुस्लिम का, लेकिन चेहरा अशराफ का। से बातचीत से एक तरह से गायब भी हो गया। बाद के दशकों में जो मुस्लिम नेता उभरे भी, जैसे गुलाम सरवर या बेताब सिद्दीकी, उन्होंने भी ज्यादातर धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान या अशराफ हितों पर ही ज्यादा जोर दिया। और पसमानदा समाज की जो असल ज़रूरतें थीं, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, रोजगार, वो कहीं पीछे छूट गईं, उपेक्षित रहीं। तो मतलब एक लंबी खामोशी का दौर रहा। जी। ये खामोशी फिर टूटी कब और कैसे? ये खामोशी टूटी 1990s के दशक में, और इसमें मंडल आंदोलन का बड़ा हाथ रहा। हाँ, मंडल का असर तो हुआ होगा। बिल्कुल। उसी दौर में पसमानदा आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ा, और इस बार ज्यादा मुखर होकर। दो नाम यहाँ बहुत अहम है, डॉक्टर एजाज अली और अली अनवर। अच्छा। डॉक्टर एजाज अली ने बनाया ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, AIBMM। उन्होंने सीधे संविधान के अनुच्छेद 341 को चुनौती दी। ये वो प्रावधान है ना जिसके तहत दलित पहचान सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक सीमित है।
दलित मुसलमानों या ईसाइयों को एससी का दर्जा और उसका आरक्षण लाभ नहीं मिलता। डॉक्टर अली ने इस मुद्दे को उठाया और इसे एक राष्ट्रीय बहस बना दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे अली अनवर। उन्होंने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज AIPMM बनाया और उनका एक नारा बहुत मशहूर हुआ, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। ये तो सुना है। हाँ, तो इस नारे ने पसमानदा आंदोलन को भारत के जो बड़े बहुजन और दलित आंदोलन थे उनसे सीधे सीधे जोड़ दिया। इन दोनों ही आंदोलनों की जो बुनियादी मांग थी वो थी अशराफ के दबदबे को चुनौती देना, पसमानदा पहचान को स्थापित करना और बराबरी की हिस्सेदारी मांगना, रोजगार में, शिक्षा में, आरक्षण में और सबसे बढ़कर सामाजिक सम्मान में। तो ये चेतना जमीन पर तो पनप रही थी, राजनीतिक दलों ने इसे महसूस किया। क्या उन्होंने कुछ कदम उठाए इसको लेकर? हाँ, कुछ हद तक तो जरूर। बिहार में नीतीश कुमार ने इस सुगबुगाहट को थोड़ा पहचाना। अच्छा। उन्होंने अली अनवर को 2 बार राज्यसभा भेजा। इससे पसमानदा आंदोलन को एक तरह की राष्ट्रीय पहचान, एक मंच मिला। और उन्होंने अपनी जो EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति थी उसमें कई पसमानदा जातियों को जोड़ा, उन्हें OBC और EBC कोटे में आरक्षण भी दिया। इससे जमीनी स्तर पर कुछ फायदा तो पहुंचा, हाँ, भले वो सीमित रहा हो। और फिर अभी हाल में बिहार का वो जाति सर्वेक्षण आया, उसने तो जैसे पूरी तस्वीर ही साफ कर दी है ना? बिल्कुल। उस सर्वेक्षण ने जो सामाजिक सच्चाई थी उस पर एक तरह से सरकारी मोहर लगा दी और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले थे। बिहार की कुल मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है। हाँ। और उसमें से 72% से ज्यादा लोग पसमानदा जातियों के हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 72%, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जब उन सारी जातियों की गिनती सामने आई, अब्दाल, भटियारा, चेक, चूड़ीहारा, धुनिया, फकीर, धोबी मुस्लिम, नाई सलमानी, कसाब, दर्जी, द्रीसी, जुलाहा, अंसारी मोमिन, रायन, कुंजड़ा, ऐसी दर्जनों जातियां हैं। तो ये एकदम साफ हो गया कि मुस्लिम समाज कोई एक जैसा समूह नहीं है। इसमें भारी बहुमत पसमानदा समाज का है और उनकी अपनी अलग सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयां हैं। तो इसी पूरी पृष्ठभूमि में जो प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंचों से पसमानदा शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, इसका क्या असर हुआ? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल मानी जाए? देखिए, मंशा चाहे जो भी रही हो, राजनीतिक लाभ की हो या कुछ और, लेकिन इसका एक बड़ा असर तो हुआ। सोचिए, दशकों से कांग्रेस, RJD, सपा जैसी पार्टियां थीं, वो मुसलमानों को बस एक मुश्त वोट बैंक की तरह देखती रहीं। और उनका जो नेतृत्व था, जो मुद्दे थे, वो अक्सर अशराफ केंद्रित ही रहे। अब जब प्रधानमंत्री ने पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया तो अचानक से ये समुदाय और उनके जो असली मुद्दे थे वो नेशनल लेवल पर चर्चा में आ गए। हाँ, ये बात तो है, चर्चा तो शुरू हुई। बिल्कुल। विश्लेषण में जिक्र भी है कि बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन किए, वक्फ बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व की बात उठाई। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जो पार्टियां खुद को सेक्युलर कहती थीं, उन पर भी दबाव बढ़ा। उन पर दबाव बढ़ा कि भाई आप भी पसमानदा समुदाय को गंभीरता से लीजिए। अब उन्हें सिर्फ कैप्टिव वोटर, मतलब बंधुआ वोटर मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। पसमानदा समाज अब अपनी शर्तों पर बात करने, मोलभाव करने की स्थिति में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो क्या ये मान लें कि मुस्लिम वोट बैंक का जो एक मिथक, एक धारणा इतने सालों से चली आ रही थी, वो अब टूट रही है? क्या मुसलमान वाकई एक तरह से वोट नहीं करते? हाँ, ये मिथक काफी हद तक टूट रहा है और ये विश्लेषण भी CSDS लोकनीति के सर्वे का हवाला देकर यही बात कहता है। देखिए, मुस्लिम समाज कोई मोनोलिथ, मतलब एकसार समूह नहीं है। वो जाति में बटा है, वर्ग में बटा है, इलाके के आधार पर बटा है, तो उनकी प्राथमिकताएं भी अलग अलग हैं। सर्वे यही बताते हैं कि आम मुसलमानों की और खासकर पसमानदा समाज की असली चिंताएं क्या हैं। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, ये सब बुनियादी मुद्दे। बिल्कुल बुनियादी मुद्दे। मीडिया में जो मुद्दे ज्यादा उछाले जाते हैं, जैसे 3 तलाक हो गया या हिजाब या बाबरी मस्जिद, ये मुद्दे उनकी रोजमर्रा की चिंताओं में उतने ऊपर नहीं हैं। आर्थिक रूप से जो पिछड़ा पसमानदा समुदाय है, उसके लिए तो रोटी रोजी, तालीम, सेहत, यही सबसे अहम है। और उनका वोटिंग पैटर्न भी अगर देखें तो वो अक्सर उन क्षेत्रीय दलों की तरफ ज्यादा झुकता है जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा किसी एक नेशनल पार्टी को ही वोट देते हैं। ये बहुत अहम बात है और इसी से जुड़ा एक सवाल उठता है। जो पारंपरिक मुस्लिम नेतृत्व रहा है, खासकर अशराफ नेतृत्व,
उसकी भूमिका पर। ये विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है? विश्लेषण पारंपरिक अशराफ नेतृत्व की काफी कड़ी आलोचना करता है। अच्छा। तर्क ये दिया गया है कि आजादी के बाद जो अशराफ एलीट मतलब जो अभिजात्य वर्ग था वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में प्रभावशाली हो गया और उनका फोकस अक्सर प्रतीकात्मक सिंबॉलिक मुद्दों पर ज्यादा रहा, जैसे गंगा जमुनी तहजीब की बातें करना, मतलब मिलीजुली संस्कृति के दिखावटी प्रतीक। हाँ, ये जुमला तो खूब चलता है। हाँ, या फिर बिरयानी शायरी वाली जो एक सांस्कृतिक पहचान है उस पर जोर देना, या फिर 3 तलाक जैसे भावनात्मक मुद्दों पर बहस करना। आरोप ये है कि इस एलीट ने जो आम पसमानदा मुसलमान था उसकी जो असल समस्याएं थीं, भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा, रोजगार में हिस्सेदारी, इनको नजरअंदाज किया। उनके लिए सामाजिक न्याय या कल्याण के ठोस दावे करने के बजाय उन्होंने अक्सर पूरे मुस्लिम समुदाय को एक खतरे में पड़े समूह की तरह पेश किया, जिसका फायदा उन्हें राजनीतिक तौर पर मिलता रहा। लेकिन क्या अब इसमें कोई बदलाव दिख रहा है? क्या कोई नई लीडरशिप सामने आ रही है पसमानदा समाज से? हाँ, और यही शायद सबसे दिलचस्प मोड़ है इस पूरी कहानी का। अब एक नई पसमानदा पीढ़ी सामने आ रही है। इसमें पढ़े लिखे नौजवान हैं, स्कॉलर हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, नेता भी शामिल हो रहे हैं, और ये पीढ़ी पुराने अशराफ नेतृत्व को सीधे सीधे चुनौती दे रही है। वो दलित राजनीति से प्रेरणा ले रहे हैं और वो अपमान और न्याय की भाषा बोल रहे हैं, ह्यूमिलिएशन और जस्टिस की। उनका फोकस अब उन सांस्कृतिक या भावनात्मक मुद्दों से हटकर ठोस सवालों पर है। सामाजिक भेदभाव कैसे खत्म होगा? आरक्षण और सरकारी योजनाओं में हमारी वाजिब हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? हमारे संवैधानिक अधिकार कैसे सुरक्षित होंगे? मतलब मुद्दों पे वापसी हो रही है। बिल्कुल, और इस प्रक्रिया में वो खुद को बड़े बहुजन फ्रेमवर्क से भी जोड़ रहे हैं, और साथ ही जो आसिम बिहारी और अब्दुल कयूम अंसारी की राष्ट्रवादी और सामाजिक न्याय वाली विरासत थी ना, हाँ, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, हाँ, उस पर भी दावा कर रहे हैं। तो ये एक तरह से अपनी जड़ों की तरफ वापसी भी है, लेकिन एक नए, ज्यादा आत्मविश्वास भरे अंदाज में। तो इन सारे बदलावों को देखते हुए 2025 का जो बिहार चुनाव है वो सिर्फ 2 गठबंधनों की टक्कर उससे कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। बिल्कुल, ये चुनाव एक लिटमस टेस्ट जैसा है। ये परखेगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी सामाजिक न्याय के इस सबसे बड़े और अब सबसे मुखर दावेदार यानी पसमानदा समुदाय को कितनी गंभीरता से लेती है, उनकी मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। पसमानदा आंदोलन ने चुनाव के एजेंडे को कह सकते हैं काफी हद तक सामाजिक न्याय और जाति आधारित हिस्सेदारी के सवालों पर लाके खड़ा कर दिया है। जैसा कि विश्लेषण कहता है, ये समुदाय अब महज वोट बैंक नहीं रहा, ये एक एक्टिव एजेंट है, एक सक्रिय राजनीतिक कर्ता है जो अपनी शर्तों पर सौदेबाजी करेगा। अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो भी दल पसमानदा समुदाय को सम्मानजनक हिस्सेदारी देगा, और हिस्सेदारी सिर्फ टिकट बांटने में नहीं, हाँ, ये जरूरी है, बल्कि नीति निर्माण में, सत्ता की संरचना में भी, उसी के लिए बिहार की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता ज्यादा आसान होगा। ये वाकई बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत लग रहा है। ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं बदल रहा है, बल्कि शायद सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है उसको भी ज्यादा समावेशी, ज्यादा सच्चा बना रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ सार यही है कि बिहार 2025 के चुनावों की दहलीज पर खड़ा है और पसमानदा मुसलमानों की बढ़ती हुई राजनीतिक दावेदारी ने दशकों पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ वोटों का जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि ये पहचान, सम्मान और सामाजिक न्याय की एक गहरी लड़ाई है। इसकी जड़ें इतिहास में हैं और इसका असर यकीनन भविष्य पर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि वो जो मुस्लिम वोट बैंक वाला एक विचार था ना, वो अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा, वो टूट रहा है। पसमानदा समुदाय, जो मुसलमानों का इतना बड़ा हिस्सा है, अब अपनी खास चिंताओं को लेकर, जैसे आर्थिक अवसर, शिक्षा, आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इनको लेकर बहुत मुखर हो रहा है। अब राजनीतिक दल उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, उन्हें इनकी आवाज सुननी होगी, उसे संबोधित करना होगा। बिल्कुल, और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। जिस तरह बिहार में ये पसमानदा आंदोलन सामाजिक न्याय की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, अपनी राष्ट्रवादी जड़ों का दावा कर रहा है और पुराने एलीट नेतृत्व को चुनौती दे रहा है, क्या यही पैटर्न, यही मॉडल भारत के दूसरे राज्यों में भी मुस्लिम समाज के अंदर इसी तरह का सामाजिक और राजनीतिक बदलाव ला सकता है? इस पर गौर जरूर कीजिएगा।